So we were working on a dynamic programming. So we remember we started with this DAG problem. कि आपके पास एक shortest, आपके पास एक DAG है और इस DAG में इस source से destinations तक आपके shortest path है, ठीक है? So we solved that problem. How did we solve that? कैसे हमने solve किया था? ये पहले हमने इसकी recurrence देखी थी. कि फॉर नंबर जो डेस्टिनेशन है जहाँ से आपने डिस्टेंस निकालना है, आप क्या करते हैं? हाँ? आप कहते हैं कि इसकी इतनी एजेस आ रही हैं जहाँ से, आप कहने पहले कहें कि उनके डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है? और फिर वहाँ से जो इस एज का वेट बनता है, वो ऐड कर दें और उनमें से जो भी मिनिमम है, जो है वो डिस्टेंस दे रही है वो आप बाहर करें, ठीक है? इसमें इशू ये है कि जब E के डिस्टेंस आप कंप्यूट करने को कहते हैं तो आप एक्चुअली D और D की कॉल करते हैं। और D की कॉल करने के लिए आपको C की और B की दोबारा कॉल करनी है और B की कॉल करने के लिए आपको A की कॉल करनी पड़ती है, A की कॉल करने के लिए आपको C और S दोबारा कॉल करनी है। You keep on doing this, you keep on coming back until you reach to the base case, ठीक है? Alright? इसकी अगर आप रिकरेंस लिखें तो रिकरेंस में इशू ये है कि आपको अगर रिकरेंस में इसको सॉल्व करने को कहेंगे तो क्या असाइनमेंट में कहेंगे आपको you will see it will take a very long time. Okay? What we did was कि पहले में हमने एक काम किया था वो ये कि हम हर एक नोड के ऊपर जब एक आंसर कंप्यूट कर लेते हैं हम आंसर सेव कर लेते हैं, ठीक है? तो ठीक है ये जहाँ से जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ से हम डिस्टेंस निकालने के लिए चाहेंगे, लेकिन जैसे जैसे एक नंबर का एक नोड का आंसर कंप्यूट हो जाएगा हम उस पर आंसर सेव करेंगे, ठीक है? ये आइडिया जो था जो आंसर सेव कर देंगे that idea was memoization, top down memoization, ठीक है? लेकिन इसमें थोड़ा सा बग था और वो बग I mean computational नहीं था, I mean it has a practical application और वो ये है कि अगर डेप्थ इतनी ज़्यादा हो कि जो रिकर्जन है वो एक हद से ज़्यादा हो जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पे ऐसे प्रोग्राम्स को कहेगा तो स्टैक ओवरफ्लो कहेगा, ठीक है? उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया था, हमने इसको लीनियराइज ऑर्डर किया था जो कि डीएफएस ऑर्डरिंग बनती है और फिर हमने डीएफएस ऑर्डरिंग में यहाँ से सोर्स से आपने काम करना शुरू किया। अब ये नहीं हो सकता, सोर्स से हम काम करना शुरू करते हैं और सोर्स से आगे की तरफ रिलैक्स ऑपरेशंस को और फिर इस तरह से हम जब आगे जाते हैं तो जिस वर्टिस पे हम पहुंचते हैं उसका डिस्टेंस कंप्यूट हो चुका होता है। ये बस में Everybody understand? So actually उसके ऊपर जहाँ से एजेस आनी होती थी वहाँ से वो रिलैक्स ऑपरेशन हो चुका था। तो इससे जो आगे जाने वाला बिट है वो हम कॉल करते हैं। Does it make sense? So that idea was our inspiration. कि रिकर्जन में हम नीचे से ऊपर आते हैं, यानी कि हम कहते हैं बॉटम अप, ठीक है? और बॉटम अप का मतलब ये है कि बेस से स्टार्ट करेंगे और ऊपर आना शुरू करेंगे और हम जब तक डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं जाते तब तक हम कंप्यूट करते रहेंगे। और इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि जब किसी वर्टेक्स पे पहुंचते हैं उस पे जहां से कॉल आ रही होती है उसके आंसर पहले ही कंप्यूट हो चुके होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन इजीली कंप्यूट दैट डिस्टेंस, ठीक है ना? तो ये हमारा कोड था, हम डिस्टेंस ऑफ सोर्स को कर देते हैं 0 बट डोंट फॉरगेट दिस लीनियराइज ऑर्डर, ओके? फिर हम करते हैं फॉर ईच वर्टेक्स v तमाम उन एजेस को देखो जो v पे आ रही और उसमें से वो वाली डिस्टेंस को चूज कर लो जिसका लेंथ की वैल्यू को हम ऐड कर दें तो ये वैल्यू क्या बनती है, मिनिमम। ये बात समझ में, ठीक है? और इसके सेवरल तरीके हैं मिनिमम को कंप्यूट सेव करने के। तो मिनिमम में पहले माइनस इन्फिनिटी रख दो और फिर उससे प्लस इन्फिनिटी रख दो और फिर क्या करो, जैसे हमने सबको पहले इन्फिनिटी से इनिशियलाइज किया तो आप एक्चुअली इसकी पहले प्रीवियसली वैल्यू और जो आने वाली वैल्यू है उनके दरमियान जो मिनिमम होती है वो आप, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल हम ये भी मेमोराइज करते हैं कि ये पाथ किस वर्टेक्स की वजह से जो है वो कंप्यूट कर रहा है, तो उसका पेरेंट नोड भी हम सेव करते हैं। इससे होता है कि अगर हमने पाथ निकालना हो तो पेरेंट से होते हुए तब तक जाएंगे जब तक हमारे पेरेंट मिलते जाएंगे। डज इट मेक सेंस? ठीक है? ऑलराइट, फिर हमने इसी का देखा था मैक्स वर्जन। ये था हमारा मिनिमम पाथ निकाला, अगर हमने मैक्सिमम पाथ निकाला तो हमने कुछ चेंजेस किए और बस चेंजेस क्या थी तो माइनस इन्फिनिटी और मैक्स। एक हमने जो पॉजिटिव इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी रखा था और फिर हमने इसकी जगह जो है वो मैक्स ऑपरेशन किया। मतलब मेक सेंस? ठीक है? और हमारा
सेम प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है? नेक्स्ट सेंस? Then we move to this very beautiful number called Catalan number. Catalan number की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जब असाइनमेंट में देखेंगे आप, असाइनमेंट आखिरी असाइनमेंट आ रही है, ठीक है? और ये इस तरह रिकर्सिव डिफाइन होता है, ठीक है? और रिकर्सिव डेफिनेशन ये है कि n+1 Catalan number is actually equal to summation from 0 to n Catalan I into Catalan n-1 i, ठीक है? Does it make sense? And we saw कि इस Catalan number जब आप कंप्यूट करेंगे तो हमारे सेम नंबर बहुत दफा कंप्यूट होते हैं, ठीक है? इसकी जो रिकर्जन है, जब आप इसका रिकर्जन ट्री बनाते हैं तो वो इतना बड़ा होता है कि you can see the numbers कि ये 5, 10, 20 वैल्यूज के बाद ये जो नंबर है वो अनकंट्रोलेबल, ठीक है? क्योंकि वो यूनिट्स पे उसने हर एक कॉल में जाना ही जाना है, तो नंबर ऑफ नोड एटलीस्ट इतने जरूर हो, एटलीस्ट इतने नंबर ऑफ नोड जरूर है, इससे ज्यादा होता है, उनके पेरेंट्स भी बनते हैं ना, तो एटलीस्ट नंबर ऑफ लीव्स इतने होते हैं, नोड्स तो उससे भी ज्यादा, ठीक है? Does it make sense? ठीक है? So this is a, और ये कायनात में Catalan नंबर बहुत जगह एग्जिस्ट करता है, ठीक है? और कई प्रोग्रामिंग कंपटीशन का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है? इसकी हमने 3 इंप्लीमेंटेशन की थी। Look at this recurrence, और इस रिकरेंस को देखकर हमने ये कोड किया। It was exactly the mimicking of this, ठीक है? हम इसको n पास कर रहे हैं, और if n is double equal to 0, यानी 0 Catalan नंबर क्या होता है? 1 होता है, वो हम रिटर्न करवा देते हैं, उसामा, और sum is equal to 0 कर दिया हमने, और हमने I is equal to 0 to n तक चलाया। यहाँ पे 0 से लेस देन n तक किया, यहाँ पे 0 से n तक किया, क्यों? यहाँ हमने 0 से n तक चलाया, वहाँ हमने 0 से लेस देन n तक चलाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम n+1 कंप्यूट कर रहे हैं और वहाँ पर हम n कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है? जब n कंप्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे लूप 0 से n-1 तक चलेगा, ये बात समझ? वो डेफिनेशन में n-1 अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो यूजुअली लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, कुछ लोग कुछ जगहों पे आपको यहाँ पर Cn ही मिलेगा, जब n मिलेगा तो यहाँ पे 0 से n-1 कंप्यूट करेगा, ठीक है? ऑलराइट? इस डेफिनेशन में Cn+1 भी सॉरी क्या? नहीं, n+1 यहाँ पर फिर भी बेहतर होता है, वो आपको आमतौर पर अलजेब्रिक जो फॉर्मूलाज होते हैं वो अक्सर वो ये कहते हैं, ठीक है? चलिए जी, पहले हमने ये इंप्लीमेंटेशन की थी, ये इंप्लीमेंटेशन बहुत खराब है, क्यों खराब है? बिकॉज इट इज कंप्यूटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, वेरी आई मीन आप देख लेंगे ह्यूमंगस ट्री बनेगा, ठीक है? फिर हमने क्या किया था, इसका हमने यही इसका जो टॉप डाउन है मेमोराइज बनाया, और वो करने के लिए हमने एक वेक्टर बनाया कितने साइज का n+1 से y n+1 आसान 0 से क्योंकि वो आखिरी वैल्यू तक हमने कंप्यूट करना है, शाबाश, और वो n तक है और शुरू कहां से हुए हम 0 से, तो n+1 साइज की हमने एरे बना दी, इसको माइनस से निकाल करवा दिया, बेस के सामने खुद निकाल सकता है, और फिर हमने रिटर्न करने को कहा Catalan हेल्पर, और हेल्पर असल में है जो कि रिकर्सिव कोड, और यहाँ पर हमने देखा क्या मैंने पहले कंप्यूट तो नहीं किया हुआ, अगर कंप्यूट किया हुआ तो ऐसे रिटर्न होता, वरना एक सम का वेरिएबल है और इसमें कोई फर्क नहीं है, the only difference is instead of calling this function I am calling this recursive function again, और आखिर में सम रिटर्न करने के बजाय सम पहले हम इसमें सेव कर देते हैं और फिर रिटर्न करते हैं, that's the only difference, okay, that's it, ठीक है? इस कोड में भी एक मसला है, although कि रिकर्सिव कॉल जो हम बार-बार करते हैं वो हमने कट डाउन कर दिया, लेकिन फिर भी एक मसला है, क्या मसला है? एंड पे जाना पड़ेगा स्टैक पे, क्योंकि जब एक बात सुने, क्या सीज जो है वो स्टैक पे बना हुआ? नो Catalan हेल्पर जो है वो जब कॉल्स करी जा रहा है, जब हेल्पर ये जो Catalan हेल्पर है वो बार-बार कॉल करी जा रहा है, तो वो जो कॉल्स हैं वो थाउजेंड्स में होंगे, दैट इज द प्रॉब्लम। पिछली क्लास में बच्चे ने कहा था कि सर ये बन तो स्टैक पे रहा है, ये स्टैक पे बन रहा है, ये बन रहा है, सो ये तो स्टैक पे बन रहा है, ये वेरिएबल स्टैक पे बन रहा है, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंटर मौजूद है वो कहां पॉइंट कर रहा है? वो ही पे पॉइंट कर रहा है, ओके? एक डायनामिक है ना, तो क्योंकि ये वेरिएबल जो है ये तो स्टैक पे पड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंटर मौजूद है वो हीप पर पॉइंट कर रहा है, मतलब वेक्टर जो ऐसा नहीं मैंने हीप
तो स्टैक में भी ये मौजूद है, लेकिन ये एक दफा स्टैक में एंट्री बनती बस, ठीक है, क्योंकि हमने इसको बाय रेफरेंस बोल दिया, ठीक है। ऑलराइट, फिर हमने इसकी बॉटम अप अप्रोच देखी थी। बॉटम अप अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम अगेन वही अरे बनाते हैं, लेकिन अब अब हम क्या करेंगे, हम रिकर्जन को बिल्कुल इरेज करते हैं, ठीक है। अल्दो के रिकर्सिवली ही कंप्यूट करेंगे, लेकिन रिकर्जन नहीं आएगी, आपका रिकर्जन प्रोग्रामिंग वाले नहीं है। रिकर्सिव बाय डेफिनेशन जरूर है, लेकिन रिकर्जन कॉल नहीं होगा, प्रोग्राम रिकर्जन को कॉल नहीं करेगा। और उसको हमने मेक श्योर ये किया था कि जब भी हम कोई कंप्यूट करने लगते हैं तो उसकी पिछली जितनी भी वैल्यूज हैं वो कंप्यूट हो चुकी है। अब रिकर्जन बाय डेफिनेशन अपने से छोटे प्रॉब्लम्स पे डिपेंडेंट है, और वो हमने पहले ही कंप्यूट कर लिया, तो हम एक्चुअली वी विल ओनली गो डायरेक्टली इनटू द टेबल एंड वी विल गो टू द टेबल लुकआउट। डज इट मेक सेंस? हमारे पास साइड में टेबल वाला फंक्शन है, उसमें हम बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं। जी, सर अगर हम बाय रेफरेंस नहीं करते तो उसकी फिर भी तो कॉपी वहाँ बनती, तो एलिमेंट्स की कॉपी नहीं होना चाहिए बाय बाय। कॉपी होना चाहिए आपसे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर दफा वो इतनी कॉपी बनाएगा और वो मर जाएगा। और दूसरी बात ये आंसर होगा ये कि जब भी हम नई कॉपी बनाएंगे उसमें अपडेट करते हैं, यहाँ से सेव भी कर देंगे, लेकिन जो ऊपर वाला है उसमें तो आंसर सेव नहीं हुआ, तो वो दोबारा यहाँ से कॉल करेगा, तो वो सीधी फाइल है। तो इस अगर आप मैनिफेस्ट नहीं भेजेंगे तो ये प्रोग्राम एक्चुअली ये प्रोग्राम होता है, ये जस्ट ट्राई टू टेस्ट है, इसमें क्या है, मतलब हटा के देखें ये प्रोग्राम है, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लेगा नहीं, हर दफा रखा भी करेगा। जी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले, ठीक है। इसमें देखिए अब मैं कैटलन को 1 से स्टार्ट करता हूँ, k = 1 से स्टार्ट करता हूँ और लेस देन और इक्वल टू n तक जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर मैं एक i का लूप चला रहा हूँ, अगेन सम वाला, लेकिन अब मैं यहाँ पर i लेस देन इक्वल टू k कर लेकिन मैं kth कैटलन नंबर कंप्यूट करके जा रहा हूँ। ये मैंने कंप्यूटेशन की बिल्कुल वही रिकर्जन वाली बात है, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर मैं टेबल लुकअप कर रहा हूँ, और फिर मैं आखिर में जो सीज का kth एंट्री है उसको मैं सामने रखवा देता हूँ, और मैं आखिर में क्या करूंगा, आखिर में जो आखिरी एंट्री मैंने कंप्यूट की वो रिटर्न करूंगा। ये बात समझ? दिस इज a tabulation method which actually satisfies all the issues जो आपके स्टैक ओवरफ्लो के आ रहे थे, या रिकर्जन के जो आपकी बार-बार कंपटीशन होती है वो क्या है। एक क्वेश्चन है, जो कैटलन नंबर टेबुलेशन मेथड है, हाँ, मैं कहता हूँ कि मैंने 100 कैटलन नंबर से ना 200 तक की सीरीज फाइंड कर ली, 0 से नहीं, लेकिन 100 से 200 तक की। मुझे देखनी तो अगर मैं समझ मुझे सारा करना है, पहले मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा 100 तक, मुझे 100 कैसे कंप्यूट करूँ? हाँ ये मैं पूछना चाह मैं रहा के लिए हूँ। मुझे क्या है, सो देयर इज नो वे, ठीक है। और कुछ कभी-कभी कुछ सिनेरियो होते हैं जिसमें एक्चुअली टेबुलेशन नहीं करना चाहिए, और वो सिनेरियो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे, लेकिन ऐसा हो सकता है कभी। मेरा गैस ये है कि हो सकता है कि कोई रिकर्सिव प्रोग्राम है जो कि सिर्फ और सिर्फ लेट्स से इतने बड़े-बड़े जंप मारता है कि भाई ये लेट्स से 5000 एंट्री निकाल दी जो रिकर्सिवली डिपेंड करती है 500 के ऊपर, फिर डिपेंड करती है 250 के ऊपर, फिर करती है जी लेट्स से 35, अब खत्म हो जाती है। अब हमें सारे कंप्यूट करने की शायद जरूरत नहीं, लेकिन आई डोंट नो कभी ऐसा प्रोग्राम आएगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, उसके बाद हमने फिबोनाची देखा। फिबोनाची के केस में हमने देखा था, और एक्चुअली कैटलन में भी, कि जब हम एक्चुअली ये मतलब रेड पार्ट है जो बार-बार कंपटीशन होता है, जब हम ये अवॉइड करते हैं तो ये जो अवॉइडेंस है ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाती है जस्ट लाइक एन एज, ओके। दिस इज कॉल्ड रिकर्जन ट्री, और दिस इज कॉल्ड डीपी डैग। जब आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग का उसको उसमें क्या करना चाहते हैं, डैग कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपके एग्जाम में एक सवाल आएगा, आपको एक प्रोग्राम बनाना होगा, उसकी रिकर्जन लिखनी होगी, रिकर्जन करने के बाद एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर रिकर्जन ट्री बनाना होगा, और फिर जब आप उसकी डीपी कर लेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि उसका टैग बनाएं। ये कैसे वो अवॉइड करता है, तो कितनी फिर आपकी कंप्यूटेशन क्या हो जाएगी, वो v प्लस की में कन्वर्ट हो जाएगी। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ओके। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में एक सवाल इस तरह का आना ही आता है, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए असाइनमेंट बनाई है, और असाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ हमने ये कहा है हर एक प्रोग्राम जो कि हमने क्लास में डिस्कस किए हैं उन सबको कोड करना है तीनों तरीकों से, रिकर्जन से भी, टॉप डाउन मेमो से, और फिर उसको बॉटम अप से, और फिर उन्हीं के आपने ये बनाने, फिर आपने ये बनाने, ठीक है, और वापस ये आपकी कंप्लीट तस्वीर है जो आपके हर जितने भी सवाल आपने किए सारे आपने निकाले, और शायद में 1 या 2 या 3 सवाल जो है वो मेरे ठीक है।
So far so good. फिर हमने इसी के कोड देखे थे, ये इसका रिकर्सिव प्रोग्राम है, टॉप डाउन, इसको हमने कन्वर्ट किया था टॉप डाउन, यार ये टॉप डाउन है, सॉरी यार याद रहा था मैं फिर दोबारा पूछूंगा। अच्छा ये टॉप डाउन है और यहाँ से ये टॉप डाउन मेमोइज कॉल करता है, ये अगेन एक वेक्टर बना रहा है साइज का n+1 साइज का, ठीक है, और यहाँ पर आता है सबसे पहले चेक करता है कि वैल्यू पड़ी तो नहीं भी पड़ी कि नहीं, रिटर्न कर देगा, वरना ये रिकर्सिव कॉल करता है, और ये रिकर्सिव कॉल डोंट फॉरगेट ये वाली होनी चाहिए, ये हाँ आप ये वाली कर, तो वो तो फिर वो इन्फिनिट दोबारा वही हो जाएगा। तो यहाँ से आप दोबारा से कॉल करते हैं, ये आंसर आता है, आंसर से पहले इसको इसमें सेव करता है, आपकी यही वैल्यू सेव वैल्यू होता है। ये आपने क्या किया है, ये आपने टॉप डाउन मेमोइज, फिर आपने टेबुलर बॉटम अप प्रोग्राम बनाया था, उसमें हम क्या करते हैं अगेन वैसे ही स्टार्ट करते हैं, उसके बेस केसेस पहले ही सेव कर देते हैं, और फिर बेस केसेस के बाद आप लूप शुरू करते हैं उन बेस केसेस के बाद से, और आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जिस वैल्यू को मैं कंप्यूट करने के लिए जा रहा हूँ, जिस वैल्यू को मैं कंप्यूट करने के लिए जा रहा हूँ उससे तमाम पहले वाली वैल्यूज हैं वो मैं कंप्यूट कर चुका हूँ। ओके, अब क्योंकि एक वैल्यू जो मैं कंप्यूट करने जा रहा हूँ वो पिछली वैल्यू पे डिपेंड हो सकती है और वो मैं वाली कंप्यूट कर चुका हूँ, तो अब मुझे रिकरेंट कॉल करने की जरूरत है। तो इससे मैं लुक एट, जब मैं fs nx वैल्यू कंप्यूट करने के लिए जा रहा हूँ तो वो n-1 और n-2 पे डिपेंड है, ठीक है, ये लूप ये चलता है, अगली लूप चलता है, n=2 कंप्यूट हो चुका है तो n=3 हो जाएगा, और 3 जो है 2 और 1 पे डिपेंड, और वो भी पहले कंप्यूट किया पड़ेगा, और n=4 होती है तो वो 3 और 2 पे डिपेंड है जो कि पहले कंप्यूट हो चुका है, और ये लूप खत्म होता है तो मैं आखिरी जो n की वैल्यू होती है वो रिटर्न करता हूं। Does it make sense? What a simple elegant answer, ठीक है, elegant implementation, ठीक होगी बात, सही है, क्या बात। उसके बाद हमने देखा था longest increasing subsequence, longest increasing subsequence में क्या था कि हमारे पास एक array दी हुई है, इस array में हमने ऐसी sequence निकालनी है, sequence of indices जो कि increasing में हो, ठीक है, and you want to compute the longest, ठीक है, इसको सबसे पहले हमने ग्राफ प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया था और वो हमने ऐसे किया था, हमने क्या किया था, ये नाम array है, इस array को हर हमने वर्टिसेस में कन्वर्ट कर दिया, अब फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम एज उन वर्टिसेस के दरमियान में डालेंगे जिसमें ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी छोटी है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, so we will add edges in such a way कि every edge will going to give us an increasing order. Does it make sense? So 5 से 2 पर edge नहीं जाए, does it make sense? अच्छा, अब सवाल ये है कि जो longest increasing sequence है वो कहीं भी हो सकती है, वो हो सकता है यहाँ से स्टार्ट, वो हो सकता है यहाँ से स्टार्ट, हो सकता है यहाँ से स्टार्ट, हो सकता है कहीं से भी स्टार्ट, we don't know that. Everybody understand? So the question is which one is the source? Every single vertex is a potential source. अब एक तरीका ये है कि मैं longest path निकालूं, जो कि हमारा पहला वाला प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, considering this as a source, considering this as a source, and then considering this as a source, तो वो काफी है, यानी आपकी n टाइम ज्यादा कॉस्ट है, आपको n दफा डैग वाला प्रॉब्लम सॉल्वर कॉल करना पड़ेगा, तो वो आपका इतना एफिशिएंट नहीं होगा। हमने फिर एक और ट्रांजिशन की थी, एक और रिडक्शन की थी, और वो ये थी कि हमने 2 वर्टिसेस और ऐड किए थे, और वो ये एक हमने s वर्टेक्स ऐड किया था और एक हमने d वर्टेक्स। s से मैं इन तमाम वर्टिसेस के ऊपर एडिट करता हूं और इनसे तमाम d जो वर्टिसेस से मैं d पर एड कर सकता हूं। एंड नाउ लुक एट द ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, व्हाट आई हैव डन इज मैं कहता हूं s से d तक का लॉन्गेस्ट पाथ निकालो, और अगर आप वो निकालें तो ये बनता है s से 2 पर आओ, 2 से 6 पे आओ, सॉरी 2 से 3 पे आओ, 3 से 6 पे आओ, 6 से 7 9 पर आओ, 9 से d पर आओ। This is my longest path, okay? And longest path is actually equivalent to the longest sequence with a small change, and that change is remove s and d from that path. Does it make sense? Okay? This conversion was कि हम array से किस पे ले गए हैं, उसको ग्राफ प्रॉब्लम पे ले गए, डैग वाले प्रॉब्लम पे ले गए, और फिर हमने डैग के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। डायनामिक प्रोग्रामिंग बेस्ड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो यूजुअली डैग में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहां से उनको सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन इट
is not recommended to convert it into graph data structure. Although it is very easy to comprehend at that level, but it is not recommended. Why it is not recommended? क्योंकि सर कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। Because आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, आपको ग्राफ बनाना पड़ता है जो कि एडिशनल लिस्ट बनानी पड़ेगी. It will be a too much overhead, and we don't want to accept that overhead. सिर्फ कंसेप्चुअली समझने के लिए मैं भी इसको दिखाऊंगा आपको क्या मैं कोड करूंगा फिर उसी ग्राफ में और फिर मैं उसी को कन्वर्ट करूंगा आपको मैं कोड दिखाऊंगा. So look at this. So this has, I mean actually what it becomes is कि S से D तक का मुझे longest path निकालना है, and that longest path will give me the longest increasing sequence. ठीक है? Now look at this. इसको जब हमने जब प्रॉब्लम को सॉल्व किया था तो ऐसे सॉल्व किया था कि आप देखें अगेन मैं वही प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ लेकिन अब मैं ग्राफ नोटेशन में इसको सॉल्व ग्राफ नोटेशन में इसको कैसे सॉल्व किया था मैंने क्या था कि हम हर इंडेक्स पे एक LJ वैल्यू निकालते हैं. व्हाट इज LJ वैल्यू? J is the index and I'm saying longest increasing sequence ending at jth index. That is what I want to do. I'm saying find the longest increasing sequence ending at jth index. ठीक है? तो ये कंप्यूट अगर आपने कर लिया और आप अभी तक J तक पहुंच चुके हैं, let's say J की वैल्यू 50 है, तो आप 50 तक तमाम वर्टिसेस के दरमियान में आप देख चुके होंगे कि भाई ऐसी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो 49 पे एंड होती है, ऐसी जो 50th पे एंड होती है, ऐसी जो 37 पे एंड होती है, ऐसी जो 25 पे एंड होती है, ये सारी आपने निकाल ली. ठीक है? अब आप 50 तक तो आपने सारे कंप्यूट कर ली. अब आप कहता हूँ मैं 51 पे बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ हाँ मेरी रिकर्सिव प्रोग्राम लिखो जो ये कंप्यूट करे. कैसे कंप्यूट करे? तो पहला सवाल से मेरा ये है कि 50th इंडेक्स 51th इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है मुझे देखना है किन वर्टिसेस से इसके ऊपर एज आ रहा है. वो कौन से वर्टिसेस होंगे जिनकी वैल्यू जो होगी इससे क्या होगी? छोटी होगी. क्या वो तमाम वैल्यू जो कि इससे छोटी है वहां से इधर एज आ रही होगी. अग्री? यस. अच्छा मुझे तो अब एज डालने की जरूरत है. All I have to do is loop through once. I will just loop through once and just check कि ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है या नहीं. अगर छोटी है तो इसका मतलब मैं उसे एक्सटेंड कर सकता हूँ. इसका मतलब मुझे कोई भी पॉइंट रखने की जरूरत नहीं. ये बात समझ? All I will do is I will do one loop from 0 to जिस j इंडेक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं उससे एक कम तक. ये बात समझ? तो j पे निकाल रहे हो j - 1 तक मैं लूप चला रहा हूँ क्योंकि उन सब में से पोटेंशियली वो उसको एक्सटेंड कर सकता है. तो फर्स्ट आई विल गो टू चेक कि वेदर इट एग्जिस्ट एन एज और नॉट. वो चेक करेंगे कि इफ इट देखिए वो वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है. अगर वैल्यू से बड़ी है, अगर वो वैल्यू से बड़ी है इसका मतलब एक्सटेंड नहीं कर सकता उसको. अगर वो वैल्यू से छोटी है तो मैं वहां पर मैंने आंसर पहले कंप्यूट किया हुआ. तो ऑल आई हैव टू डू इज चूज द वन व्हिच हैज द हाईएस्ट वैल्यू और उससे मैं एक्सटेंड करूं. खत्म. सो लुक एट दिस. आई एम सेइंग टेक ऑल द एजेस एंडिंग एट j ij. ओके? और मैं कह रहा हूं कि उनमें से मैक्स चूज करो और उसमें +1 करो. +1 क्यों किया? उसकी अपनी क्योंकि अपने आप को भी तो उसने ऐड किया. Does it make sense? ठीक है? So once I have computed all the LJs, तो फिर मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए? तो जो अब सब तुमने निकाल लिए हुए तो उसमें से देखो किसकी वैल्यू सबसे बड़ी आई थी, वो वाली वैल्यू रिटर्न. ये बात समझ? ठीक है? So return the max of LJ. जिसके ऊपर जो एंड होने वाली चीज है वो सबसे बड़ा मैक्सिमम निकलती है वो. ठीक है? All right. Everybody understand? Don't forget one thing. इस पूरी कंपटीशन में हमने अभी तक पेरेंट इन्वॉल्व नहीं किया और पेरेंट इन्वॉल्व हम करेंगे. ठीक है? और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे. मुझे बुक कीपिंग का आप देखिए ये है ग्राफ नोटेशन यूज. अब मैं इसको ग्राफ नोटेशन को हटाकर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोग्रामिंग नोटेशन लेके आता हूँ. Look at this. This was the original graph notation. This is its DP solution. And look at this, how beautifully it actually maps to that idea. Okay? Look at this. मेरे पास एक वेक्टर पास हुआ है जो ओरिजिनल वैल्यूज का है. एक m's है, m's are वो l जो वैल्यूज हैं की बात. ठीक है? And what is this? These is which save the parents. केस के ये इसका सॉल्यूशन आया क्लास. And what is mi? Mi returns by m%.
कि मुझे जो मैक्सिमम निकला है, वो आखिरी मैंने मैक्स निकाला है, वो किस इंडेक्स पे निकला है, ठीक है? ऑलराइट, एंड नाउ लुक एट दिस, व्हाट इट सेज एज I is equal to 1 से हम शुरू करते हैं। व्हाई 1 से शुरू करते हैं? क्योंकि 0 पे मेरा आंसर पहले ही कंप्यूट हुआ पड़ा हुआ है, और वो क्या है? 0 पे 1 पड़ा हुआ है, जो भी इंडेक्स पड़ा हुआ वही मेरी लॉजिक सीक्वेंस होगी, ओके? 1 लेंथ की लॉजिक सीक्वेंस क्या होगी? 1 खुद होगी, अग्री? ठीक है? तो मैं इंडेक्स 1 से शुरू कर रहा हूं, जो कि एक्चुअली अरे में सेकंड इंडेक्स है, ठीक है? और मैं लेस देन ऑफ कोर्स साइज करता हूं, और मैं यहां लूप लगा रहा हूं j is equal to 0 से लेकर j is less than I तक। ये मैं लेस देन I तक क्यों लगाया? सर क्योंकि आयत पे क्योंकि जो एजेस है वो इसके पीछे पीछे से आ रहे हैं। अब यहां से कभी एज आ नहीं सकती, ठीक है? तो जो एंडिंग एट दिस इंडेक्स पे मैंने वैल्यू निकाली है, वो एजेस यहां से आ सकती है, ठीक है? एंड दिस इज द कंडीशन फॉर चेकिंग द एज, कि whether this value is smaller than this value. If it is a smaller value, then it means it is a potential what? It's a potential edge. और इसमें है इसे एक्सटेंड हो सकता है, ये एक्स को एक्सटेंड कर दे। यहाँ मैं चेक कर लो क्या mi में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या इस वैल्यू से जो नहीं आने वाली वैल्यू है क्या इससे छोटी है? अगर छोटी है तो इसका मतलब है आप ना सिर्फ ये कि MSI को अपडेट कर दें, बल्कि क्या करें उस इंडेक्स पे ये जो इंडेक्स हमारा GH वाला है ये आप सेव नहीं करें। इसका मतलब क्या है कि मैं एक्चुअली वहां पर पॉइंटर सेव करूं। व्हाट इज पॉइंटर हियर? is just the index of that array, ठीक है? Everybody understand? और इसके बाद मैं करता हूँ, मैं इस पूरी array में से ये मैक्स फंक्शन ड्रॉ करता हूँ, जो कि इसमें से इस वेक्टर में से मैक्स निकाल देता है और मैक्स वैल्यू रिटर्न करता है, और यहाँ पे mi में वेरीफाई होता है कि किस इंडेक्स पे पूरी मैक्सिमम है, ठीक है? अब सबसे मजेदार बात, बोलिए इसमें से जो आंसर निकला था ना 9 पे निकला, और 9 का पेरेंट क्या था? 9.6 था, और 6 का पेरेंट क्या था? 6.3 था, और 3 का पेरेंट क्या था? 2 था, है ना? और 2 का पेरेंट क्या था? 2 का पेरेंट माइनस था। So we will keep on going back until we reach to -1. और ऐसे ही माइनस में पहुंच जाएंगे हम stop. Everybody understand? Everybody understand? That's all. So look at the code. Very beautifully explained code. ये हमारा मैं इसको सर्च कर दिया, मैं यहाँ पे ले गया हूँ। तो मैंने ये मेरी ओरिजिनल वैल्यूज है, ये मेरी एम्स की वैल्यू जिसमें हर एक में मैंने 1 रख दिया। 1 क्यों रखा है? क्योंकि अगर मैं एंडिंग एट वो में निकालूं तो बाय डिफॉल्ट हर एक की वैल्यू 1 होती है, अग्री? और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे 20 है और 20 में हर एक का माइनस बना दिया। माइनस का मतलब है कि एक्चुअली इसे नल, ठीक है? और यहाँ देखिए, यहाँ पे लॉन्गर सीक्वेंस हमने कॉल किया, इसलिए हमें साइज रन कर दिया, हमने वो साइज डिस्प्ले करवा दिया, साथ ही हमने स्टैक बना दिया सीक्वेंस का। तो क्योंकि वो एंड से वापस पीछे आगे तक पैरेंट नहीं होता, तो हमें एक्चुअली वो पूरा पाथ जो स्टैक पे पुश कर देना चाहिए, और फिर स्टैक से हम रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले। सो लुक एट दिस, आई विल कीप ऑन पुशिंग द वैल्यू टेकिंग फ्रॉम V's एट ith इंडेक्स, और बुक से मैं उठाऊंगा कि mi पर जो उसका पेरेंट बना वो क्या है, और ये कब तक चलता जाएगा जब तक mi में क्या वैल्यू ना आ जाए -1। बस ना, और आखिर में क्या करेंगे, हम स्टैक से दोबारा उठाते जाएंगे टॉप, और साथ इसको पॉप कर देंगे, बस ना, और आखिर में हम रिटर्न को हमारा प्रोग्राम है, ठीक है? तो बड़ा एलिगेंट वे टू लुक एट दिस सॉल्यूशन, अग्री? ठीक है? ये मैंने कौन सा वाला कोड लिखा है? ये जो मैंने कोड लिखा है कौन सा वाला? बॉटम अप टेबुलेशन मेथड। सो अब एग्जाम में आपको जो असाइनमेंट में आपने करना है वो आपने टॉप आपने रिकर्सिव प्रोग्राम भी लिखना है इसका, और फिर आपने सर क्या प्रोग्राम लिखना है जिसका आप अपने फिर टॉप डाउन मेमोराइज हो जाए, ठीक है? जो इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है? ऑलराइट, then we look at this largest sum subarray problem. How did we solve that problem? जी, largest sum subarray problem में हमने क्या किया? अब हर इंडेक्स में देते या तो भाई, अब देख वो कहता है अगेन ith इंडेक्स में मैं हूं, मैं कह रहा हूं largest sum ending at this index, okay? And now what I will going to do is I am going to say either I will be extending the answer of this, or I will be the origin जहां से मेरा solution emerge होगा। ये बात सुनाई? How would I compare that? I will just say या तो मेरी अपनी वैल्यू मैक्सिमम हो, या मैं इसमें जो
उसमें ये वाली वैल्यू ऐड करें, इनमें से जो भी वैल्यू बड़ी है वो मेरा आंसर। ओके, सो लुक एट दिस आइडिया। द आइडिया इज ये देख रहे हैं, ये -2 है, -2 का आंसर -2 ही होगा। ये -3 में क्या होगा? -3 -2 करो तो क्या होगा? -5 होगा, और छोटा, तो -3 का आंसर -3 होगा। 4 में क्या होगा? 4 में क्या 4 खुद होगा या 4 - 3? 4 होगा, तो यहाँ पे आंसर 4। यहाँ पे क्या होगा? क्या -1 होगा या -1 + 4? 3 होगा, 3 होगा। इधर क्या होगा? -2 होगा या -2 + 3? -2 + 3 is 1, तो एक्चुअली इसका आंसर 1 होगा। इधर क्या होगा? 1 होगा आंसर, या 1 + 1 2 होगा? 2 होगा। 5 होगा, 5 + 2 7 होगा। 7 होगा या -3 + 7? 4 होगा। -7 होगा। यहाँ पर 7 है ना, यहाँ पर -3 है, -3 + 7 कितना हो गया? 4। तो इस पे आंसर 4 होगा। कहते हैं एंडिंग एट पर का। अच्छा, आप ओवरऑल सोल्यूशन निकाल। ओवरऑल क्या होगा? इनमें से जो भी मैक्सिमम निकला है वो आपका आंसर है। ये बात समझ? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस पूरी ड्यूरेशन में अगर आप आंसर चेंज कर रहे हैं तो बुक कीपिंग में अपने पिछले वाले का एड्रेस डालो, जो मैं नहीं बता कि अगर आप वैल्यू एक्सटेंड कर रहे हैं तो आप बुक कीपिंग में वैल्यू डालो, ताकि आप जब आपने पार्ट डिस्प्ले करना होगा आप अगेन वही काम करेंगे। यहां से मैक्सिमम लेके आएंगे, फिर आप पीछे जाते जाएंगे, कब तक पीछे जाते रहेंगे? जब तक आपका बुक कीपिंग में आंसर -1 नहीं आएगा। बस मैंने नहीं एक्सप्लेन किया कि आपको खुद करना है, ठीक है? अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं, जो इसका सिर्फ एक सिंपल ये सी रिकर्स है। ये कहता है आई एम गोइंग टू कंप्यूट मैक्सिमम सम एट ith index, that will be equal to max of either this value at ith index or the max computed at I - 1 plus ai। इनमें से जो भी मैक्सिमम है वो मेरा आंसर है। Does it make sense? Does it make sense? Okay? इसका कोड भी करते हैं। बाद में एक छोटी सी बात बोले कि एक छोटा सा एक और इम्प्रोवाइजेशन है इसके अंदर, वो ये कि अगर यहाँ पर आपने जो आंसर निकाला वो नेगेटिव में था, इज इट पॉसिबल कि मैं उसे एक्सटेंड करूँ? नहीं, जो नेगेटिव वैल्यू आप किसी भी चीज में ऐड करें वो मजीद छोटी होगी। सो इसको मजीद मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर ये वैल्यू है ही नेगेटिव तो मैं एक्सटेंड करूँगा, ठीक है ना? सो लुक एट द कोड बड़ा एलिगेंटली लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है। ये अरे ओरिजिनल चीज है, या अगर वो साइज ऑफ आप उसको n की वैल्यू भेज देते हैं और आप मैक्सिमम सब अरे कॉल करते हैं, ये मैक्सिमम सम देगा और हम आंसर पाएंगे। इसने बाद में इसने वो सॉल्यूशन डिस्प्ले नहीं किया, ठीक है? सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, बुक कीपिंग से आप ही कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये कि हमारा मैक्सिमम सो फार है जिसको मैंने -∞ से इनिशियलाइज कर दिया है, और एक हमारा मैक्सिमम एंडिंग हेयर जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है? मैक्सिमम एंडिंग हेयर का मतलब मैं समझा पिछले इंडेक्स j - 1 का तुमने आंसर निकाला जिसको मिलाकर आपने मैक्स बनाया, तो मैक्सिमम एंडिंग हेयर प्लस ai करेंगे तो हमारा पिछला प्लस ये आ जाएगा, ठीक है? ये वैल्यू मैक्सिमम एंडिंग हेयर हो गया। और बाद में कहता क्या है, क्या मैक्सिमम एंडिंग हेयर लेस देन 0 नहीं हो गया? अगर लेस देन 0 का मतलब क्या है कि वो अगले वाले के लिए 0 कर देगा, जिसको तुमने आपका 0 नहीं, बस नहीं। और साथ ही वो ये काम करता है, ये क्या काम, अगर मेरा मैक्सिमम एंडिंग हेयर जो भी मैंने निकाला है वो प्रीवियस मैक्स सो फार से छोटा बड़ा है, इसका मतलब क्या है, मेरा मैक्स सो फार क्या हुआ, बस नहीं। ये निकाल, ये ओवरऑल इकट्ठा ही एक निकाल देता है, ठीक है? तो कह रहा क्या मैं दोबारा से नीचे एक और लूप लगाऊंगा, वो कह रहा मैं साथ ही मेंटेन करता हूँ, ये बस नहीं। लेकिन आपने ये नहीं करना, आपके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि मैं पूरी अरे में से एक क्यूरी करूंगा। आपने प्री प्रोसेसिंग करनी है, और प्री प्रोसेसिंग करने के बाद मैं आपको कहूंगा हाँ भाई मुझे इस सब अरे में से आंसर बताओ, फिर मैं कहूँगा इस सब अरे में से आंसर बताओ, फिर मैं कहूँगा इस सब अरे में से आंसर, और वो आपने कंप्यूट कर बस नहीं। और वो हमेशा एंकर टू द लेफ्ट, बट राइट का एंकर मैं बताऊंगा, ठीक है? लेफ्ट एंकर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे आंसर निकलते हैं वो 0 से, ठीक है? तो लेफ्ट एंकर हमेशा होगी, राइट एंकर के बारे में आपने O1 में आंसर देना है, ठीक है? ये बात नहीं। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग जस्ट वन वेरिएबल यू विल कंप्यूट द होल कंप्लीट अरे, ठीक है? ये हो गया जी कार्डानस एल्गोरिथम, ठीक है? उसके बाद हमने सैटरडे को बड़ा मजेदार प्रॉब्लम किया था, रॉड कटिंग। रॉड कटिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपके पास एक रॉड है और डिफरेंट लोकेशन बताएंगे कि अगर आप यहाँ पे कट करेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, यहाँ पे कट करेंगे तो इतना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लिस्ट लॉक,
अगर मेरे पास एक लेंथ की रॉड है तो आप जीरो एक लेंथ, बट अगर आप दो लेंथ की रॉड है तो विल यू डू इट इनटू टू पीसेस और यू विल सेल लाइक दिस? अगर आप दो लेंथ की सेल करेंगे तो आपको 5 का प्रॉफिट होता है, अगर आप कट कर रहे हैं 1 1 में तो आपको 1 + 1 2 का प्रॉफिट होता है. Which one will you choose? 2. What about 3? 3 में will you choose just 3 or 1 + 2 या 1 + 1 + 1? 3. What about 4? अरुण क्या बताएं? 4 में क्या करें? कट ऑफ दिस में 2 और 2 का कर देंगे. 2 और 2 पे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा? और यार तुम से पूछा मैंने जी 2 और 2 में कितना प्रॉफिट मिलेगा? अगर 4 लेंथ की रॉड है, प्रॉफिट आपको आप अगर 4 का 4 भेज दें तो आपको 8 9 का होता है प्रॉफिट होता है. अगर आप 3 और 1 भेजें तो भी 2 का होता है ना? इज देयर एनी अदर ऑप्शन? आपने 4 इकट्ठा भेज दिया क्योंकि 9 देगा. अगर 4 लेंथ की है आपने 3 और 1 भेजा तो आपको 8 और 1 का प्रॉफिट हुआ. इज देयर एनी अदर ऑप्शन? या वन ऑप्शन लेफ्ट, कौन सी? हाँ बेटा आपका 4 लेंथ की रॉड है, आपके पास ये डिफरेंट प्रॉफिट बताया मैंने कि अगर आप 1 पे कट करें तो आपको इतना प्रॉफिट होता है, 2 पे करें तो इतना प्रॉफिट होता है, 3 पे करें तो इतना प्रॉफिट होता है, 9 4 पे करें तो इतना प्रॉफिट होता है. यार ये जिन लोगों से पूछा ना जाए ना वो गप करना बंद करें. एक मिनट देखो मेरी बात सुनो. यहाँ पर जो खड़ा होता है उसे पता होता है कौन कहाँ खड़ा होता है और ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है. और आप ठीक है उसे फॉलो कर रहे हैं, अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा तो एक पूरी क्लास को एक साइड पे एक जगह पे लाया. तो प्लीज जब पिन पॉइंट का सवाल किया जाए तो आप ना लुक में दिया और उसी सारी कंफ्यूजन तुम लोगों ने खुद क्रिएट की. जी आपके पास 4 लेंथ की रॉड हो तो अगर आप 4 लेंथ की भेज रहे हो तो आपको इतना प्रॉफिट होगा. अगर आप 3 लेंथ की बेचें तो आपको इतना प्रॉफिट होगा. 2 लेंथ की बेचें तो इतना प्रॉफिट होगा. आज बात टोटल 4 लेंथ की रॉड है तो आप उसे कैसे भेजना चाहेंगे? 4 की 4 या 1 और 3 या 2 और 2? कौन सी ऑप्शन है? 2 और 2 for 10. Does it make sense? ठीक है. 2 और 2 को बेचे तो आपका 10. Does it make sense? ठीक है. So the thing is that you want to come up with a solution which is the smartest one, which will give you the maximum profit. Okay? ये profit maximizing problem जो है ना ये काफी ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री. ठीक है. अभी मुझे अमान बता रहा था कि अमान का पहला जो सिस्टम में जब दिया था सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया था, वहाँ पर उसको एक्चुअली जो प्रॉब्लम मिला था वो रॉड कटिंग प्रॉब्लम था, disguised in some reality based problem, and it took him a really long time to figure out the solution. ठीक है. और हर केस में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता था. ठीक है. और एक्चुअली ही वाज नॉट एग्जॉस्टिवली ट्राइंग दैट बिकॉज एग्जॉस्टिवली ट्राइंग और फिर क्या हुआ एग्जॉस्टिवली ट्राई करने की कोशिश करता था वो एक्सपोनेंशियली उसकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बन जाती है. वो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों एक्सपोनेंशियल होती है. ठीक है. तो फिर ही केम अप विद फॉर स्लोली जो सॉल्यूशन हमने आज क्लास में डिस्कस करना है वो व्हेन ही सॉ द सॉल्यूशन ही सेड यही मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे काफी देर लगी इसमें. ठीक है. खैर लुक एट दिस और उसका स्टैक और फ्लो कर रहा. ठीक है. ऑलराइट. सो लुक एट दिस रिकरेंस. वो कहता है कि मैंने रेवेन्यू एट एनएक्स कंप्यूट करना है. तो वन आइडिया कुड बी कि मैं कंप्लीट बेच, और वन आइडिया कुड बी कि मैं एक पे कट लगाता हूं और एक की मैं अलग रेवेन्यू निकालता हूं और n-1 का मैं अलग रेवेन्यू निकालता हूं और इन दोनों के रेवेन्यूज को मैं ऐड करता हूं. डज इट मेक सेंस? ठीक है. एक तरीका और भी है वो ये कि मैं R2 को 2 का मैं कट लगाता हूं और कहता हूं 2 का तो तुम सॉल्यूशन बाबा जी ला के मुझे और फिर और n-2 को सॉल्यूशन मुझे बाबा जी ला. ये बात समझ? देखिए बाबा जी की ने कॉल की है, ये भी निकासिक कॉल दोबारा कंप्यूट होगी है ना, और n-2 की कॉल भी बाबा जी कंप्यूटर करा है ना. मुझे इसके बारे में वरी करने की जरूरत है. फिर एक और तरीका कि मैं R3 की अलग बाबा जी को कॉल करूं और n-3 की अलग कॉल करूं. ठीक है. नहीं R3 पे मैं दोबारा मजीद ब्रेक कर सकता हूं. ठीक है. मैं एक्चुअली वही जानने लगा हूं तुम अभी थोड़ी देर पहुंच गए हो. बाद में ये जो मैंने अभी तरीका बताए हैं उसको देखें. फिर आखिर में क्या होगा, मैं n-1 की बाबा जी को कॉल करूंगा और R1 की मैं बाबा जी को कॉल करूंगा. लुक एट दिस. ये और ये सेम है. इट्स अ स्टूपिड रिकरेंस. नहीं आप देखो मेरी बात सुनो. जब मैं R2 और
लेट्स से मेरी 10 लेंथ की लॉ, मैं R2 और R8 भेजता हूँ, R8 की दोबारा ब्रेक डाउन होगी, कैसे? वो दोबारा 1 पे, R8 का भी 1 पे कट लगेगा, फिर 2 पे कट लगेगा, फिर 3 पे कट लगेगा, सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करेगा। आप सेम वैल्यू बहुत दफा कंप्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ा ऑब्वियसली गलत है। गलत नहीं है, आई मीन ये कि आप अपनी रिकर्जन को बहुत ही आपने ज्यादा बोला, शायद इससे बेहतर रिकर्जन लिखी जा सकती है। लुक एट दिस रिकर्जन, दिस रिकर्जन एंड दिस रिकर्जन, दे बोथ आर द सेम, बट दिस इज मच बेटर देन दिस रिकर्जन। डबल क्या? डबल नहीं है, एक्चुअली एक्सपोनेंशियल है, तो वो पूरा निकल गया है, ठीक है? सर वो रिपीट करके n हाफ में n/2 पे रिपीट कर देते हैं कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही बात। n/2 के बाद दोबारा से ये रिफ्लेक्शन होना शुरू होता है, बिल्कुल तो आप मैं भी इतनी ज्यादा खौफ पहले इकट्ठे कर, जो कि बहुत ज्यादा, डबल नहीं बहुत ज्यादा होता है, पता नहीं मेरे ख्याल में डबल से बहुत ज्यादा, बट खैर जो भी है, इट्स ऑब्वियस कि वो आप एम ही कॉल कर, जो कि आपको नहीं करना, ओके? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट दिस। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं इसको एकदम कहना चाह रहे हो कि मैं मुझे लूप चलाना चाहिए यहाँ पर n/2 तक, है ना? है ना? मैं कह रहा हूँ नहीं, वो भी गलत है, कि वहां पर भी बहुत घंटे काम होते हैं। अगर n/2 तक जाते हो तो फिर दोबारा से वो ड्यूल सी एक n/2 कॉल के ऊपर ये अंदर दोबारा से ये काम होता है, ये तो आप सेम चीज बात करो दोबारा कंप्यूटर। चलो कहते हैं ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैं एक ही कस्टम कॉल करूंगा, and what I'm going to do is I'm going to do the first cut at 1. The first cut at 1, and then I will say call at Rn-1. And second person, और ये मेरे बाबा जी की कॉल है, ये मेरे बाबा जी से बड़ी सॉल्व है। उसके बाद मैं करूँगा, उसके बाद मैं कहता हूँ मैं आप कट लगाता हूँ 2 के ऊपर। 2 पे कट लगाने का मतलब है कि मैंने 2 ले ली, ये बात समझा दी? और फिर मैं Rn-2 की कॉल, Does it make sense? अच्छा मेरी बात सुने, फिर मैं 3 की कॉल करता हूँ, और फिर मैं Rn-3 पे दोबारा कैसे कॉल करता हूँ। अच्छा मुझे बात है, लेट्स से क्या ये जो नीचे वाली रिकरेंस है ये कैसे सॉल्व करेगी अगर मेरे पास सॉल्यूशन ये निकल पाता कि मेरे पास रॉड है 10 साइज की, ठीक है, और मेरा सॉल्यूशन ये निकलता, सॉल्यूशन ये निकलता कि सारे 2 के होने चाहिए, तो ये रिकरेंस कैसे सॉल्व करेगी बताया मुझे? मास तो बताओ जी, बताएं। मैंने R10 निकाला, R10 निकालने के लिए मैक्स की कॉल जाएगी, पहले 1 पे जाएगी, 1 पे तो आंसर आना नहीं है, ठीक है ना? 1 और 9 की कॉल जाएगी, लेकिन हमने इसको नहीं लेना, है ना? फिर क्या होगा? 2 के लिए कॉल जाएगी, और ये किसके लिए कॉल करेगी? ये 8 के लिए कॉल, है ना? अब 8 पे कॉल दोबारा वापस आएगी, 8 दोबारा से 2 की ट्राई सारी करेगा, लेकिन वो कौन सी वाली चूज करेगा नेक्स्ट तौर पे? दोबारा 2 वाली, है ना? तो 2 के बाद से मतलब है कि R6 की दोबारा कॉल जाएगी, है ना? अब R6 को क्या होगा? 6 पे दोबारा 2 की अलग करेगा, 4 की कॉल भेजेगा, और फिर 4 पे 2 की अलग करेगा और 2 की दोबारा कॉल भेजेगा, और फिर इसी तरह ये सारी कॉल, लेकिन ट्राई उसने सारी Does it make sense? Okay? So एक ये जो रिकरेंस मैंने अभी बनाई है, इस रिकरेंस को हम एग्जैक्टली कोड करते हैं, ठीक है? हाँ? तो सिर्फ पेयर में देगी, पेयर में मतलब 2 में, अगर इस कोई भी एग्जांपल लॉ है, ये देखो अब मेरा आंसर ये है 2 1 3 है, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें कौन सा कटेगा? 2 नहीं, 2 नहीं कटेगा, 3 सबसे पहले कटेगा 1, ठीक है? 1 के बाद कौन चले जाएंगे जिसकी 6 की, 6 के बाद दोबारा से 1 काटना है, जो R5 की कॉल चली जाएगी, R5 दोबारा 1 की कट करेगा, लेकिन वो मैक्स नहीं होगा, तो R5 को कंप्यूट करने के लिए वो पहले 1 की ट्राई करता है, फिर वो 2 की ट्राई करता है, जब 2 की ट्राई करेगा तो 2 के बाद वो R3 की दोबारा ट्राई करेगा, है ना? और R3 की सूचना देगा, तो एक्चुअली सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई हो रही है, ओके? डज इट मेक सेंस? तो नाउ लुक एट दिस, एग्जैक्टली इस रिकरेंस के ऊपर आप कोड करें, ये रिकरेंस है, ये pi प्लस Rn माइनस है, यार बात सुनो, इधर देखो, एंड लुक एट दिस, मेरे पास प्रॉफिट्स की अरे पास हो रही है, ये अरे, और n क्या है? n मेरा वेरिएबल है, बता रहा है कि इसका साइज क्या है, ठीक है? एवरीबॉडी एग्री? एंड नाउ लुक एट दिस, इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न 0, ये इसका बेसिक्स है, ठीक है? एंड नाउ लुक एट दिस,
Q इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। Q ना ये CLR जो है ना वो आमतौर पे आंसर के लिए Q यूज करता है। Q का कोई वर्ड होता है जो कि आंसर से रिलेटेड होता है? क्वेस्ट क्या होता है? हाँ, क्वेस्ट इज लाइक द गोल, एंड गोल, है ना? तो मेरे ख्याल में Q का मतलब यहाँ पे क्वेस्ट है, ठीक है? मेरा ख्याल तो Q को वो माइनस इन्फिनिटी के बराबर करता है क्योंकि उसे मैक्सिमाइज करना है। जब भी कोई चीज़ मैक्सिमाइज हो रही होती है तो हम उसके लिए माइनस इन्फिनिटी करते हैं, अगर हम उसको मिनिमाइज करना हो तो पॉजिटिव। तो Q इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कर दिया उसने, और यहाँ आया लूप लगाया था 1 से लेकर n तक का, और आपको कह रहा है क्या वो Q इज इक्वल टू द मैक्स ऑफ प्रीवियसली जो Q में है, और कट करो किस जगह पर I इज इक्वल टू 1 के ऊपर, समझ गया? 1 का अलग कर दिया उसने और यहाँ से कॉल कर दी इसकी n माइनस 1, है ना? जी, एवरीबॉडी एग्री? एवरीबॉडी एग्री? हाँ जी, मुझे बताएं इस पूरे के पूरे लूप में ये कहां पर चेक हो रहा है कि अगर मैं कोई भी कट नहीं, मैंने कोई भी कट नहीं लिखा। हाँ, कोई भी कट नहीं बता तो बेस किसकी पहुंच जाएगा? ये नहीं पहुंचेगा। वो कराने दिखा ये लूप की कौन सी एंट्री रीड चाहिए कर रही है जो जब मैंने कट लगाना ही नहीं? n जब i की वैल्यू n के जब बराबर, i की वैल्यू किस बराबर होगी? n के बराबर, n के बराबर। जब i की वैल्यू n के बराबर होगी तो ये आएगा pn और ये n माइनस 1 0 हो जाएगा और वो जैसे सोल्व करेगा। उसका मतलब मैं पूरी वो वैल्यू एग्जैक्टली लिखता हूं। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अभी बात करते हैं, अभी बात। और आपका क्या